अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पहचानो पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम मेहदी। नाज़रीन, फाइनली वो इतवार आ ही गया जिससे पाकिस्तानियों को बहुत सारी खुशियां दी। सबसे पहले नीदरलैंड ने जो है साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दी कि जो है वो सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। और आगे पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ जो है वो सेमीफाइनल होने जा रहा है सिडनी में 9 नवंबर को। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई है कि आईसीसी ने जो प्लेयर ऑफ द मंथ है वो भी डिक्लेयर किए हैं, जिनमें वुमेन कैटेगरी में हमारे साथ जो हैं निदा डार्ड पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो भी हैं, और मेन कैटेगरी में विराट कोहली हैं। इन सारे मामला पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं इरफान ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। सेमीफाइनल के हवाले से तो बात करेंगे। अभी कुछ देर पहले आईसीसी ने जो है वो डिक्लेयर किए हैं दो प्लेयर्स, और जिनमें एक पाकिस्तानी जो वुमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं निदा डार। क्या कहेंगे उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से? देखें, काफ़ी अरसे से ये टीम का पार्ट है और अच्छी ऑलराउंडर कंसिडर होती है और बड़ी पैशनेट किस्म की ऑलराउंडर है इनकी। चाहे हम एशिया कप के अंदर परफॉर्मेंस देखें, जब भी आयरलैंड के अगेंस्ट भी जो सीरीज़ पाकिस्तान खेल रही है वो भी जीत चुके हैं, तो बड़ी अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आ रही थी। और दूसरा विराट कोहली है। ऑब्वियसली 3 साल से वो फॉर्म नहीं उनकी चल रही थी और अभी देखा कि उनकी फॉर्म दोबारा बेहतर हो गई है। और ख़ास तौर पे जो इनिंग्स उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी ये लाइफ की कैरियर की सबसे बेस्ट इनिंग्स भी है। T20 के रिगार्ड उन्होंने बात की। तो मेरा ख्याल है इन्हीं दोनों रीजंस की वजह से उनको ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया। लास्ट जो हमारी ट्रांसमिशन थी उसमें आपने कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस की थी जिनको आज हम चलाएंगे भी। शाहीन शाह अफरीदी को बहुत हाईली रेट किया जा रहा है फॉर द नेक्स्ट कैप्टन। तो आपके रन्स का बेनिफिट टीम को नहीं मिल रहा, तो आपके रन्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सिर्फ फ़खर आपका एक वाइड बैट्समैन है जिसको आज बैटिंग स्टाइल जो है वो सूट करता है इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में। कैप्टनसी पहले भी वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रहे थे। हाँ, ये ज़रूर हो रहा था कि वो उनकी अपनी फॉर्म लगी हुई थी जिसकी वजह से उनकी कप्तानी हाइड हो रही थी, वो नज़र नहीं आ रही थी। इस दफ़ा क्या हुआ कि बाबर सही तरह कप्तानी नहीं कर पा रहे? ऑप्शन कह लें या रे ऑफ होप अवेलेबल है। हमने दोनों मैच जीते हुए अगली टीम को गिफ्ट किए। लेकिन एक सवाल ऐसा जो पूरी कॉम भी पूछ रही है, और अभी धानी जो उन्होंने भी ट्वीट किया कि हम इधर सिडनी आ चुके हैं और मुझसे मेरा कोच शॉन टेट जो है वो पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। तो क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की एकदम सेमीफाइनल में जो है वो एंट्री? एक टाइम था कि नीचे सबसे लास्ट पॉइंट नंबर पे था पाकिस्तान, फिर एक पॉइंट आया कि पाकिस्तान नंबर 1 पे आ गया। क्या देखी टीम एफर्ट्स थी, क्या ऐसी चीज़ थी जो पाकिस्तान को ऊपर ले आई? देखिए, मेरेकल तो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं और बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान है। तो दुआओं की भी एक ताकत हमारे साथ, एक फोर्स है, वो उसको भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। वो भी सम हाउ इसमें बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि उसका भी पार्ट बहुत ज़्यादा था। कि देखें, जो जो पॉसिबिलिटी आती थी वो ख़त्म होती जा रही थी। लास्ट जब हमने शो किया था उस दिन हमारे पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि अगर किसी तरह बांग्लादेश भारत को हरा देता है तो हमने सिर्फ अपने मैच पे रिलाई करना। उससे पहले अगर भारत साउथ अफ्रीका को हरा देता तो एक वो भी ऑप्शन थी, वो भी दोनों नहीं हुई। तो फिर ये हमारे पास लास्ट 2 ऑप्शन बची थी कि अब कल के मैच में या तो नीदरलैंड हराए साउथ अफ्रीका को या भारत को हराए जिम्बाब्वे। तो मैंने अपने शो में जो हम सुनो पे ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसमें भी बात की, मॉर्निंग शो में भी बात की और बाकी चैनल में जब भी बात की, तो मैंने कहा मुझे लगता है कि जो पहला मैच है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें पाकिस्तान को चांस बहुत ज़्यादा है कि ये हमारे फेवर में जाएगा। और बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि इतनी जल्दी आप ये कैसे दे, नीदरलैंड की टीम और 17 नंबर के ऊपर है रैंकिंग में, वो चौथे 5वें नंबर पे हैं, तो वो कंपैरिजन बनता नहीं। और ख़ास तौर पे जिस तरह उन्होंने इंडिया को बीट किया हुआ था, तो ये बड़ी अच्छी साइड है। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि ये 30 साल की जो उनकी हिस्ट्री है साउथ अफ्रीका की, दे आर बेसिकली चोकर्स। और हर वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल या उससे पहले बड़े मैच में वो चोक करते हैं। तो वो प्रेशर भी शायद वो कैरी करके आए थे उस मैच के लिए कि हमने जीतना है हर हाल में, क्योंकि प्रेशर में बड़ी से बड़ी टीम मिस्टेक कर जाती है। नीदरलैंड ने ओबियसली उनके पास दे हैव नथिंग टू लूज़, उन्होंने एक अटैक करना था और एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी थी, उन्होंने उसी इंटेंट के साथ खेली। और एक बड़ी खूबसूरत उनकी एक वो छोटी सी डिस्कशन बाबर आजम के साथ उनके साथ, वो भी आपने देखी होगी कि उन्होंने कहा वी हैव डन आवर जॉब, नाउ जस्ट योर टर्न। तो वो बड़ी क्रिकेट की खूबसूरती है। और आप देखें किसी भी गेम के अंदर आपको इतनी वेरिएशन नज़र नहीं आएंगी। जिस तरह 7-8 मैचेस ऐसे आपको इस वर्ल्ड कप में नज़र आएंगे जो लास्ट ओवर और कुछ मैचेस तो लास्ट बॉल तक भी गए। तो ये किसी स्पोर्ट के अंदर इस तरह की खूबसूरती आपको इंटरेस्ट नज़र नहीं आएगा। 90% या 95% आप गेम देखेंगे, चाहे सॉकर देख लें, आप गोल्फ देख लें, स्क्वॉश देख लें, टेनिस देख लें, एक कंप्लेसेंट चलती हैं
यानी कि एक प्लेयर ऊपर होता है, डोमिनेट होता है, एक नीचे होता है, फिर अच्छा थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा वेरिएशन, बहुत माइन्यूट सी वेरिएशन आती है। ये नहीं होता कि एक लम्हे कुछ हो रहा है, दूसरे लम्हे कुछ हो रहा है और पूरी वेरिएशन जिस तरह क्रिकेट के अंदर है कि आपका ब्लड प्रेशर एक स्टीम हाई जाए, जालिम गेम है काफी। हाँ, इन अदर वे यू मे से दैट कि ये इट्स क्वाइट क्रूअल एज वेल, प्लेयर के लिए बड़ी क्रूअल है। एक दिन आप हीरो बनते हो, अगले दिन आप पूरी हीरो हो जाते हो, पूरी नेशन आपको विलन करार दे देती है। तो बाबर आजम को हम देख सकते हैं, एक हीरो थे, अभी तक वो जीरो पे आ चुके हैं। देखिए 2 मंथ पहले आप पूरी दुनिया सिर्फ बाबर आजम का ही नाम लेती थी, कोई विराट कोहली का नहीं लेता था, किसी और प्लेयर का इवन नाम नहीं लिया जाता था। सब कमेंटेटर का कहना था कि ये वर्ल्ड का बेसिकली आइडियल स्टेज है, हम देखना चाह रहे हैं बाबर आजम को। आप देखिए सबसे बुरी परफॉर्मेंस जितनी भी दुनिया के ओपनर है, सबसे बुरी बाबर आजम की रही। तो ये क्रिकेट समहाउ, जिस तरह मैंने कहा, बड़ी क्रूअल भी बन जाती है। अच्छा इरफान साहब, 9 तारीख को जो है वो पाकिस्तान का एक बड़ा मैच है न्यूजीलैंड के साथ, लेकिन हमने देखा है कि न्यूजीलैंड भी जो है वो कोई बड़े मुकाबले जो है वो अच्छे से पार नहीं कर पाती। पीछे भी हमने देखा कोई वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के नाम नहीं रहा, जैसा लास्ट टाइम फाइनल खेला, फिर हमेशा साउथ अफ्रीका की तरह ये भी चोकर्स की लिस्ट में ही आती है। पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड को एज ओपोनेंट आप कैसे देखते हैं? देखिए हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड इनके साथ है, हमने 3 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल इनसे जीते हुए हैं और 2 ओडीआई के अंदर भी जीते हुए हैं, तो हमें इनका रिकॉर्ड तो हमारा अच्छा है। एक मुझे याद पड़ता बस चैंपियन ट्रॉफी का सेमीफाइनल हम इनसे हारे थे। तो वैसे तो ये बड़ी ज़बरदस्त साइड है। 3-4 साल से अगर आप देखेंगे ना, तो ये इनका ग्राफ थोड़ा ऊपर जाता जा रहा है, खासतौर से जब से केन विलियमसन इनका कैप्टन आए, उन्होंने एक टीम बिल्ड की, लड़कों के अंदर एडिशनल ऐड ऑन किया, एग्रेशन लेके आए, खुद बड़े कूल एंड कैलकुलेटेड है, बट लड़के इन्होंने ऐसे पिक किए। जैसे एलन की बात करें, फिन एलन, वो बड़ा ज़बरदस्त एक ऐसा लड़का गप्टिल को प्लेस करके लेके आए कि हमें पावर प्ले में मैक्सिमम रन्स करने हैं। फिर मेरे ख्याल से अच्छी जी मैं दूसरी उसी के नाम लेने लगा था। फिलिप ऐसा नंबर, चौथा नंबर होता है जिसमें आपने इनिंग्स बिल्ड करनी होती है, और ये लड़का 3-4 साल से टीम का पार्ट था, कोई इसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, बट कैप्टन ने इस पर ट्रस्ट रखा और इसको साथ कंटिन्यूसली टीम का पार्ट रखा। अब आपका सबसे मेन प्लेयर बन चुका है, और चौथे नंबर पे आके जिस तरह वो इनिंग्स बिल्ड करता है और तेज़ खेलता है और रन्स इतने ज़्यादा बनाता है और जिस स्ट्राइक रेट के साथ बनाता है, दैट इज़ रियली रिमार्केबल। आप इसको एसोसिएट कर सकते हो सूर्य कुमार यादव के साथ। वो जो टाइटल एबी डिविलियर्स के पास था वो इनके पास आ गया, मिस्टर 360 का। जी वो बिल्कुल, इसमें कोई वो शक नहीं है कि बड़े टाइम के बाद इस तरह का प्लेयर आ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहूँगा हमारे पास भी एक आ चुका है। मोहम्मद हारिस को हमें नहीं भूलना चाहिए। Exactly. दोनों मैचेस के अंदर आपकी विक्ट्री के अंदर जो मेन, जिसे आप वाइटल रोल कहना चाहिए, वो मोहम्मद हारिस का था। साउथ अफ्रीका के गेस भी आपके ओपनर दोनों शेल में चले गए थे, रिजवान तो पहले ओवर में आउट हो गए। जिस तरह आके उन्होंने खूबसूरत इनिंग्स खेली और 29-11 बॉल्स पे किया, आपको जो मोमेंटम प्रोवाइड किया, वो तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। हमें नजर आया कि हमारा भी पावर प्ले जो है वो यूटिलाइज हो रहा है। इसी तरह कल के मैच के अंदर भी बात करें तो आपके ओपनर्स एक शेल में चले गए थे। हम चले उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह हम अपनी रीगेन करें अपनी परफॉर्मेंस को और दोबारा से हम अपनी जो फॉर्म है उसको गेन करें, बट हमने देखा कि जैसे ही उन्होंने 50% बॉल डॉट भी खेली पावर प्ले में, जब रन रिक्वायर्ड से नहीं कर पाए, बट जब उन्होंने हिटिंग की ट्राई की, दोनों विकेट थ्रो कर गए अपनी। तो ये चांस था, हमें लगता था कि कल उनके पास एक आइडियल प्लेटफॉर्म था अपनी फॉर्म को लाने के लिहाज से या मैच फिनिश करने के लिहाज से, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए। इधर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा शान मसूद को भी। शान मसूद की जो पोजीशन थी वो बड़ी ट्रिकी थी और हमें लग रहा था कि शायद वो भी दोनों की तरह खेलते हैं जैसे बाबर रिजवान, और जब से उन्होंने T20 डेब्यू किया कोई मैच उन्होंने जितवाया नहीं था टीम को। 50s कह रहे थे बस, लेकिन वो 50s आप उस 2-3 50s किए हैं, सब में पाकिस्तान हारा है। शान मसूद मैं आपको बताता चलूँ पाकिस्तान टीम का सबसे फिटेस्ट प्लेयर है, तो उसने 2-2 लेके, आप देखें कि जब मैच फिनिश हुआ तो 15-16 बॉल रिमेनिंग थी, कहाँ आपकी 8 की एवरेज थी, और इतना अच्छा खेले। एक एंड से वो पावर हिटिंग कर रहा था हारिस, दूसरी तरफ से ये ऑलरेडी आपको डबल प्रोवाइड कर रहे थे, सिंगल भी नहीं कर रहे थे। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए कि एक प्लेयर को देखें, अपनी एबिलिटी को देखना है। शान मसूद ने ट्राई की, पावर हिटिंग की, नहीं हो पाई, तो उसने एक चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि अगर मैं बड़ी हिट नहीं लगा पाता और मेरे अंदर ये फ्लॉ है तो मैं इसको ओवरकम कर सकता हूँ। उन्होंने अपनी टीम के अंदर इंक्लूजन को जस्टिफाई किया। यही एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए बाबर और रिजवान के ऊपर भी। उनको चाहिए कि हम शान मसूद को देखेंगे किस तरह इसने अपनी इनिंग्स को बिल्ड की। ठीक है, मेरा मानना ये है कि ओपनर जो है वो सिंगल डबल लेना मुश्किल होता है, दायरे में फील्डर ज़्यादा होते हैं, तो इनको ये चाहिए, जो मैं वहाँ अपने हर शो में कोई 1 साल हो गया बात कर रहा हूँ, कि बाबर को नंबर 3 पे आना चाहिए। और ख़ास तौर पे अब कि जब उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, ये देखें इवेंचुअली टीम पाकिस्तान की है, बाबर की नहीं है या किसी XYZ की नहीं है। आपने एक बात बड़ी अच्छी की और लास्ट शो में भी हमने ये पॉइंट रेज किया था कि बाबर को 30 नंबर पे आना चाहिए।
शाहिद अफरीदी की रिसेंट स्टेटमेंट है कि हारिस की जो परफॉर्मेंस है वो आउट ऑफ द बॉक्स है, हमारे पास एक अच्छा प्लेयर है जो पावर प्ले को यूटिलाइज कर सकता है। अगर हम ओपनिंग पे हारिस को फिट कर सकते हैं कि शान मसूद को ही रिजवान के साथ कपल करना होगा? नहीं, उसमें शान मसूद भी उसी तरह का क्रिकेट खेलता है जिस तरह रिजवान और बाबर खेलते हैं। शान मसूद ने अच्छी चीज़, जैसा मैंने पूरी डिटेल में बताया, कि उसने अडॉप्टेबिलिटी कर ली कि मेरा रोल चौथे नंबर पे है जो सबसे वाइटल रोल है और मुझे इसी पे खेलना है। अगर पावर हिटिंग नहीं होती तो मैंने तेज़ खेल के डबल्स के साथ भी मैं 170-80 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकता हूँ। तो ये एक उसने अच्छी अडॉप्टेबिलिटी की और मेरा ख्याल है कि जो मुझे कल उनकी इंटेंट नज़र आई है वो सेमीफाइनल फाइनल में भी इंशाल्लाह ऐसे खेल के टीम को जितवाएंगे। बाबर और रिजवान में से, दोनों में से मैं बाबर को नंबर 3 पे इसलिए बोल रहा हूँ कि रिजवान के पास थोड़ी सी शॉट्स हैं ऐसी जो दायरे के ऊपर से खेल लेते हैं, जैसे मिड विकेट के ऊपर पुल मारते हैं, हुक मारते हैं। रिजवान जैसे ही दायरा खत्म होता है उनकी शॉट्स ब्लॉक हो जाती हैं, लिमिटेड शॉट है। बाबर के पास ऑल ओवर द ग्राउंड शॉट्स अवेलेबल हैं। बाबर जैसे ओडीआई में नंबर 3 पे आते हैं, पहले थोड़ा नीचे खेलते हैं, फिर बाद में जब सेट हो जाते हैं तो रन्स भी लेते हैं, फिर उसके बाद पावर हिटिंग भी कर लेते हैं। तो बाबर एक कंप्लीट पैकेज है। बाबर को अपनी एबिलिटी को खुद समझना है। हारिस इसलिए ज़रूरी है कि आपने दायरे का यूज़ करना है। जैसे रिजवान पहले ओवर में आउट हो गया था, तो जैसे ही हारिस आया उसने आते साथ ही अटैक कर दिया साउथ अफ्रीका पे। वो अटैक करने से ही बैक फुट पे गए साउथ अफ्रीका। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन ये था कि बेसिकली कौन कौन सी ऐसी गलती हैं जिसको पाकिस्तान को कवर करना है? एक बाबर का नंबर है और दूसरा फर्स्ट बॉल से जो है वो अग्रेशन में रहना और अग्रेशन में रहना। और अगर न्यूजीलैंड के हवाले से मैंने एक प्लान अभी दूसरी ट्रांसमिशन में बताया कि आपका सबसे पहले आपने तो उन पर अटैक करना है और वो फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलता है फिलहाल। तो अगर आपको शाहीन से या नसीम से विकेट नहीं मिलती उसकी, तो आपको तीसरे चौथे ओवर में नवाज को लेके आना है, क्योंकि उसको मैंने काफ़ी रीड किया है, वो स्पिनर के ऊपर फंसता है फिन एलन जो है। तो आपने उसके ऊपर अटैक करना, स्पिनर के साथ भी आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा इरफान साहब, हम बॉलिंग अटैक के हवाले से बात करें तो हम कहते हैं जो बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान के पास है वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन स्टिल अगर हमने देखा कि अगर मोस्ट विकेट टेकिंग जो बॉलर्स हैं टॉप 10 में शादाब खान जो हैं वो 10 विकेटें लेके मौजूद हैं। शाहीन का कमबैक जो है पीछे, अब लास्ट मैच में हमने देखा अच्छा रहा, उससे लास्ट मैच में भी अच्छा था। अगले मैचेस में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, नी इंजरी जो होती है फास्ट बॉलर की सबसे डेंजरस और हार्मफुल इंजरी होती है। इससे तो कैरियर ख़त्म कर दी है कई बॉलर्स की। मैं लिस्ट अगर नाम लेना शुरू करूँ तो ब्रेट ली है, शोएब अख्तर है, फिर ग्रायन हारिस थे ऑस्ट्रेलिया के, काफ़ी लंबी लिस्ट है। अब इसमें करना आपने यही है कि आपने अब उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, मैच प्रैक्टिस दे रहे थे, क्योंकि फिटनेस का तो हमें पता चला कि वो फिट हैं, खेल रहे हैं। एक तो ये था कि आप उनको वर्ल्ड कप में रेस्ट देते, उन पर बर्डन ना डालते। दूसरा, जो एक टीम ने, थिंक टैंक ने सोचा कि नहीं हमारा मेन प्लेयर है और इसका एक प्रेशर है, क्योंकि पहले ओवर के अंदर जो आउट करने की एबिलिटी है वो दुनिया में मेरा ख्याल है बड़ी यूनिक उनकी चीज़ है कि जो पहले ओवर में विकेट ले लेते हैं। बट न्यूजीलैंड बांग्लादेश नहीं है, ये आपने समझना होगा। उनके बैटर जो हैं वो फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो शाहीन को पूरा जोर लगाना पड़ेगा। शाहीन 70-80 या 90 की फिटनेस से उनको आउट शायद ना कर पाएँ। ऑलराइट, आपका बहुत सारा वक्त लिया, लेकिन आखिर में हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसका आपको सिर्फ एक वर्ड में जवाब देना होता है। आप फाइनल देख रहे हैं पाकिस्तान इंडिया का? देखिए, व्यूवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल होना भी चाहिए, और स्पेक्टेटर ने, जिस तरह आप देखें कि जितने मैचेस देखे, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का वाहिद मैच था जिसमें 100% क्राउड था, बाकी किसी मैच के अंदर आपने नहीं देखा। तो एज ए स्पेक्टेटर, क्रिकेट फ़ैन, क्रिकेट लवर, तो हम चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का हो, बट देखेंगे कि दोनों टीमों में से कौन अच्छी क्रिकेट खेलती है और कौन आगे आता है। सबसे बड़ी विश मेरी ये है कि पाकिस्तान ये टाइटल जीत के आए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इरफान साहब, और उम्मीद यही है जी कि 9 नवंबर का जो मैच है वो पाकिस्तान जीतेगा। दुआएं तो पाकिस्तान के लिए भी हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ दुआएं भारत के लिए भी हैं, क्योंकि हम एज अ व्यूअर, एज अ क्रिकेट फैन फाइनल जो है वो पाकिस्तान इंडिया का देखना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्राहिम मेहदी को पहचानो पाकिस्तान से दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।